नमस्कार, मैं संजीव चंदन। इस त्रिकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ, आपके साथ, हमारे साथ मनोरमा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोरमा वरिष्ठ पत्रकार, इस त्रिकाल की संपादकों में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं राजनीति के नैरेटिव को अपने हाथ में रखने, एजेंडा सेटिंग को अपने हाथ में रखने की कला, और उसका बड़ा महत्व भी है भारतीय राजनीति के फेडरल स्ट्रक्चर में। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव का दोस्त, चूंकि बिहार के बहुत सारे दर्शक होते हैं इसलिए हमने कहा तेजस्वी यादव के दोस्त। अब चूंकि बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार से तमिलनाडु की बात करने वाले हैं, स्टालिन की। हालांकि दोस्ती उम्र वाली नहीं है, लेकिन तमिलनाडु और बिहार का ये वाला जो खास करके महागठबंधन और इंडिया गठबंधन से आते हैं, स्टालिन, एम के स्टालिन जो लगातार कर रहे हैं, उसको जवाब देने में बीजेपी और आरएसएस हांफ रहा है। लेकिन उसके ठीक उलट बिहार और उत्तर भारत में बीजेपी और आरएसएस ऐसा इनविंसिबल लगता है जिसे जीता नहीं जा सकता। इस तरह का एक छवि बनी हुई, एक नैरेटिव बना हुआ है। ऐसा लगता है कि जब सारा कुछ वहां से ही तय हो रहा है। यहां से बगल में बंगाल में भी अभी बंगाल को भी यदि हम लोग लेंगे तो बंगाल में भी नैरेटिव वार में बीजेपी आरएसएस आगे दिखाई पड़ रही है। लगातार कोशिश ममता बनर्जी को अपने मुद्दों के आधार पर, लेकिन तमिलनाडु में जो हो रहा है डिलिमिटेशन के सवाल पे, जो हो रहा है एजुकेशन और भाषा के सवाल पे, जो हुआ गवर्नर के अधिकार के सवाल पे, और जो कल एजेंडा सेटिंग कर दिया है फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के, राज्यों की ऑटोनॉमी को लेकर के, इन सब को जवाब देते देते बीजेपी और आरएसएस तमिलनाडु में तो हांफ रहा है। क्या हुआ? गवर्नर वाली बात हम आप सब प्रबुद्ध दर्शक हैं, आपको पता ही है कि 12 फाइलों पर, 1 दर्जन के करीब फाइलों पर जब गवर्नर बैठ गए तमिलनाडु के, या उसको जैसे उसका सिस्टम यह है कि यदि राज्य सरकार गवर्नर को भेजती है तो उसके बाद वो एक बार तो लौटा सकते हैं, लेकिन दूसरी बार भेजती है तो वो फिर उसे लौटा नहीं सकते, बाध्य होते हैं। लेकिन उसमें भी राष्ट्रपति को भेज करके उसको थोड़े दिनों के लिए लटकाया जा सकता है। और थोड़े दिनों का अर्थ है कि राष्ट्रपति कब तक बैठे रहेंगे क्या पता। आज ही मैंने अपने सोशल मीडिया में लिखा है कि एक फाइल तो ऐसा है राष्ट्रपति भवन में जो 2006 से लटका हुआ है, एक विश्वविद्यालय का फाइल। उसके लोग रिटायर हो रहे हैं, प्रोफेसरों की नियुक्ति। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट गई तमिलनाडु सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी एक डेडलाइन दे दिया। तो वह एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि आप एक सुप्रीम कोर्ट का आउटरीच हो रहा है, उसके दायरे से बाहर, उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर। लेकिन एजेंडा तो तमिलनाडु सरकार के हाथ में है, स्टालिन के हाथ में है। स्टालिन डिलिमिटेशन के सवाल पे पूरा दक्षिण भारत को लीड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो हमें दंड क्यों दिया जा रहा है, हमारी संख्या क्यों घट जाएगी। भाषा के सवाल पे बात कर रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि जो कंकरेंट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट डाल दिए गए हैं, ये बहुत पुराना मुद्दा है। कंकरेंट लिस्ट में जो बहुत सारे सब्जेक्ट डाल दिए गए हैं वो राज्यों के वापस आना चाहिए। जैसे भाषा का मसला है, शिक्षा का मसला है, स्वास्थ्य का मसला है, शिक्षा का मसला, तो उसको आप कंकरेंट लिस्ट से बाहर करें। वो कहते हैं कि हमारे माँ ही बता सकती है कि कुपोषित बच्चे को क्या खिलाएं। अब हमारे बच्चों को कोई ये बताएगा दिल्ली से कि हम उसको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या शिक्षा दें, किस रास्ते चलाएं, तो ये तो ठीक नहीं है। अब इसके हिसाब से उन्होंने कल एक कमेटी गठित कर दी और वो कमेटी जस्टिस कुरियन जोसेफ, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। अब देखिए उसमें खेल क्या है। ठीक उसके एक दिन पहले एआईडीएमके ने तय किया कि बीजेपी के फोल्ड में, एनडीए के फोल्ड में फिर से वापस आना। ऐसे आने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2 बार डीएमके ने एआईडीएमके प्लस बीजेपी दोनों को एक साथ हराया है।
बुरी तरह हराया। लेकिन खैर आ गई तो अब जो ये एजेंडा है कि कंकरेंट लिस्ट से चीजों को बाहर करो, राज्यों को ज्यादा ऑटोनॉमी दो, फेडरल स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करो, ये मुद्दा खुद एआईडीएमके का भी रहा है, जी रामचंद्रन का भी रहा है, उसके फाउंडर का भी रहा है, जयललिता जी का भी रहा है। तो अब इसमें भी फंस जाती है बीजेपी जाकर के, एनडीए के अब इसमें क्या स्टैंड लेंगे आप। और उन्होंने कमेटी बना दी, ऐसी एक कमेटी भारत सरकार के सरकारी आयोग के बनाने के पहले भी तमिलनाडु में बनी थी, और उसका भी रिकमेंडेशन था, जिसको जो कितना फुलफिल हुआ या नहीं, इस पर अभी ये नई कमेटी बनाई गई है त्रिसदस्यीय। ये कथा है। लेकिन सवाल है कि ये बिहार वाले नीतीश कुमार इतने दयनीय क्यों हो गए? चले थे आप लड़ने, और किस तरह से आपके पूरी पार्टी उसके कब्जे में चली आई। उत्तर भारत में कोई निदान नहीं मिल रहा है। उत्तर भारत में तमाम रोज कुछ न कुछ, कोई खुदाई, कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कुछ न कुछ। न शिक्षा का सवाल, न भाषा का सवाल, न स्वास्थ्य का सवाल, कोई भी सवाल नहीं। और वैसे ही ममता बनर्जी का मसला है। अभी तक ममता बनर्जी नैरेटिव में फ्रंट फुट लेते हुए नहीं दिखाई दे रही। जबकि आपको याद होगा कि जब फ्रंट फुट लिया उन्होंने नंदीग्राम के मामले में, तो सीपीएम की जमी हुई सत्ता उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन अभी तो वहां बीजेपी तरह तरह के काम कर, जो उनका अपना स्टाइल है। तो इसी पर बातचीत करेंगे हम मनोरमा से। एक पृष्ठभूमि हमने रख दी। मनोरमा, मोदी शाह मंत्र फेल हो जा रहा है उत्तर भारत में, बिहार में। सारे नेता ऐसा लग रहा है जैसे उनके आगे नतमस्तक हैं, और स्टालिन है। मनोरमा जी, हमेशा से केंद्र में जिसकी सत्ता रही है, और अगर राज्यों में दूसरे दल की सरकार रही है, तो केंद्र के द्वारा राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का जो है वो होता है, प्रतिनिधि होता है। लेकिन वो प्रतिनिधि से ज्यादा केंद्र सरकार की या जो भी सत्ता में है केंद्र में, उसके एजेंट के तौर पर काम करने लगते हैं। तो ये लगातार देखा गया, पहले भी होता था कि आप देख रहे रातों रात कुछ फैसले ले लिए जाते हैं, और कुछ फैसले जो हैं वो सालों साल लटकाए जाते हैं। वो इसी का हिस्सा है, ये उसका हिस्सा नहीं है जो संविधान में दिया गया है, जिस तरह से काम करना चाहिए, लाग लपेट से रहित जो है। और जो संवैधानिक उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो उनको दी गई हैं, जिनके तहत जो शक्तियां दी गई है, उसके तहत काम करने का। तो ये जो समस्या है, चाहे केरल में भी फेस किया है अभी लगातार जब से भाजपा की सरकार आई है, इसमें जो ये संवैधानिक जो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो उनकी शक्तियां हैं, उससे आगे बढ़ करके वो सत्ता के साथ मिलकर के, जो केंद्र में सत्ता है, उसके एजेंट के तौर पर, या एक पार्टी के मेंबर की तरह से वो काम कर रहे हैं। वहां पर तमाम राज्यों में इस तरह को देखने को मिला। लेकिन केरल में भी इस तरह का जो है वो फेस करना पड़ा। जिस तरह से वहां की सरकारों को भी तमाम कई इशू में समस्या हुई। उसके बाद हमने तमिलनाडु में ये लगातार चल रहा है पिछले कई सालों से जो है। तो इसकी परिणति के तौर पर बहुत जगह ये भी चलाया जा बल्कि चल रहा है कि जो स्टालिन ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ऑटोनॉमी को जो है वो अलगाव की तरह से, अलगाववाद की तरह से देखा जा रहा है, जबकि ये नहीं है। ये उन्होंने इस तरफ में ज्यादा ये ध्यान खींचा है इन सब के, और बल्कि मतलब ये जो लगातार असुविधा हो रही है राज्य सरकारों को फंक्शन करने में, अपने विधेयक बनाने में, तमाम तरह की चीजों में, और जिसमें एक तरह से वो रोकने की भूमिका में ज्यादा है राज्यपाल, ना कि उसको आगे बढ़ाने या उसपे किसी तरह का जो है एक सही अपनी राय देने। अगर वो लौटाते हैं किसी विधेयक को, तो लौटाने पर उनका रिव्यू होता है, जो रिव्यू उसके बाद दोबारा उसमें वो उनके हिसाब से जो भी संशोधन अगर वो मंजूर है तो करके फिर उसे उसको भेजा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो दबा कर बैठ जा रहे हैं एक एक साल तक, जबकि 3 महीने का अधिकतम समय है जबकि उसको रिटर्न करना होता है, लेकिन वो नहीं। और उसके बाद सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दे रहे हैं, जहां से वो आ नहीं रहा है। तो ये इसमें कैसे होगा? तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस पर लिया है, और इस पर अपनी जो है राय दी है, फैसला दिया है। तो इसके तहत ये चीजें हैं, लगातार फंक्शनिंग में जो है हस्तक्षेप की परिणति है ये ऑटोनॉमी की बात करना, मांग करना।
हमारा एक सवाल ये है कि ये जो भाषा को लेकर के अभी अभी एआईडीएमके के साथ वो गए, बीजेपी फिर से वापस आई है। हालांकि हमने बताया, अभी बताएंगे कि किस तरह से 2 बार लोकसभा में भी और विधानसभा में भी ये जो कम्बो है वो उसको डीएमके ने हराया है। डीएमके और सीपीआई और जो वहाँ का गठबंधन है, कांग्रेस का गठबंधन है, उसने मिलकर के उसको हराया है। फिर से वापस आई है। अब वैसे में कल जो एक साथ ऑटोनॉमी का जो सवाल छेड़ दिया है, तो उसमें तो एआईडीएमके को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। यानी तमिलनाडु में बीजेपी जो मैं देख रहा हूं वो हांफती हुई नजर आ रही है, रिस्पॉन्ड करती हुई नजर आ रही है। वैसा आप भी देख रही हैं क्या? और जो मैं देख रहा हूं कि उत्तर भारत के नेताओं के पास कोई इसका समाधान नहीं दिखाई पड़ रहा है। मनोरमा जी, क्योंकि जो स्टालिन ने जो स्टेप उठाए हैं वो बिल्कुल उसके तहत ही उठाए हैं, और वो लगातार उस बहस को भी बढ़ा रहा है, जो उत्तर की राजनीति का प्रभुत्व दक्षिण की राजनीति पर। तब जबकि अगर पॉलिटिकली या संवैधानिक रूप से देखा जाए तो ये करेक्ट है क्या? जो त्रिभाषा फॉर्मूला है उस पर, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर, परिसीमन, ये सारे सवाल है ना इसके केंद्र में। और ये सारे सवाल में जो सवाल उठाए गए हैं वो उसमें और भी राज्यों के, कर्नाटका को भी राष्ट्रीय जो एनईपी है उस पर कर्नाटका को भी प्रॉब्लम है, और भी राज्यों को प्रॉब्लम है। तो ये जो है इस तरह की चीजों पर बात को उठाया गया है। तो ये एक दक्षिण के लोगों का जो मत है वो भी उनके साथ है। सेंटिमेंट्स, जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है वो उनके साथ नहीं है, जो केंद्र सरकार जो लादना चाहता है। हो सकता है कि मोदी के समर्थक या भाजपा के समर्थक भी हो, लेकिन ये जब राज्य हित की बात है तो उसमें ये चीजें जो है उनके उसमें जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इसको लेकर के बैकफुट पर उनको होना ही पड़ेगा। और भाजपा को वहां प्ले करने में मुश्किल हो रही है। जी, बिल्कुल मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये तमाम चीजें यहाँ के, देखिए नीट को लेकर के जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी उसमें तमिलनाडु की पूरी जनता जो है राज्य के साथ में, वो इनका नैरेटिव या इनका वो उनके हक में भी नहीं है, और इसलिए वो तैयार भी नहीं है। तो ये इन सारे मसलों पे आप कितना भी कर लें, आपको राज्य में जो है वो समर्थन नहीं मिलेगा, और यहाँ पर वो एज में रहेंगे, स्टालिन ही एज में रहेंगे। बैकफुट पर जाना पड़ेगा भाजपा को। वहां कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस उनके गठबंधन में है, कांग्रेस इन सवालों पर क्या कर रही है? कांग्रेस तमिलनाडु में तो बहुत अच्छे ढंग से अलाइन है ना स्टालिन के साथ में। तो इस तरह का कोई भी आपको देखिए कि उनके बीच में मतभेद और या फिर जो किसी इश्यू पे किसी किस्म का जो टकराहट आपको यहाँ पर नहीं दिखता है, अभी तक तो नहीं दिखा है। एक बीच में कुछ इस तरह से धार्मिक बयान जो आ गए थे, और इनका स्टालिन के बेटे का जो था, उदयनिधि का जब आया था, वो जो उन्होंने कुछ किससे तुलना जो कर दी थी उन्होंने, बिल्कुल। हाँ, हमने बात लेकिन की। तो ऐसे मसलों पे थोड़ा कांग्रेस ने चुप्पी रखी है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ में लेकिन प्रभावित उदयनिधि पीछे हटे नहीं। उदयनिधि ने कोई माफी नहीं मांगी, माफी नहीं और मांगी। उन्होंने कोई ना माफी मांगी और उसको लेकिन एक चीज बताइए कि ये जो माफी तो स्टालिन, देखिए, अभी रामजी लाल सुमन ने भी तो नहीं माफी मांगी, बल्कि और उनका दूसरा स्टेटमेंट आ गया। तो नॉर्थ नहीं, में भी जो है हाँ, अभी लेकिन करनी सेना लेकिन वाले विवाद में रामजी लाल सुमन और स्टालिन में फर्क ये है कि रामजी लाल सुमन भाजपा और उसके अनुसंगी संगठनों के फ्रेम में जाकर खेलने गए। हाँ, जो मुद्दा ऑलरेडी भाजपाइयों ने और आरएसएस वालों ने छेड़ रखा है उसके जवाब देने में एक बात कह गए, और उसके बाद कन्फ्रंटेशन हो गया। नहीं, लेकिन वहां ये तो अच्छी बात है। अभी इतने दिनों में मुझे दिखने में आ रहा है कि वो अपने स्टैंड से नहीं चेंज हुए हैं, और फिर उन्होंने दोबारा जो है वो तो ठीक है, इसको, मैं मानता हूँ हाँ, इस बात को। हाँ, लेकिन हालांकि उस पर एक सफाई कल अखिलेश ने अलग तरीके से दे दिया। अखिलेश जी का कुछ और आ गया, वो प्रकरणांतर से बहुत सारी बातें कर गए जिसमें ऐसा लग रहा है कि रामजी लाल जी को भी कह गए। लेकिन दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि स्टालिन का प्रसंग दूसरा है। स्टालिन इज प्रपोजिंग, मुद्दा वो सामने रख रहे हैं और भाजपा उसमें फंस रही है, आरएसएस उसमें फंस रहा है, कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है। वो सिर्फ छटपटा करके उत्तर भारत के, दक्षिण भारत में कोई एक्टिविटी हो रही है, आप दक्षिण भारत को जीतना चाहते हैं और दक्षिण भारत की एक्टिविटी से आप उत्तर भारत के लोगों को संबोधित करने लगते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है? आपको ऐसा नहीं दिखाई देख रही घटनाएं दक्षिण भारत में? अमित शाह और मोदी का बयान उत्तर भारत के लिए,
जी, हम थोड़ा-सा दिल्ली में भी चलते हैं। केजरीवाल को जिस तरह से लेफ्टिनेंट, ठीक है, वो अलग राज्यपाल से अलग स्थिति है, व्यवस्था है दिल्ली के लिए, लेकिन फिर भी किस किस्म से केजरीवाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर के मार्फत परेशान किया गया था, तो वो भी देखने लायक है। लेकिन केजरीवाल का जो प्रतिरोध था, जिसको एक स्टंट और मतलब जो भी भाजपा के द्वारा जो है वो एक नौटंकी करार दिया जा रहा था बार-बार। आपको देखिए मुख्यमंत्री को ही धरने पर बैठना, लेकिन ये चीज स्टालिन के साथ नहीं हो सकता। स्टालिन ऐसा नहीं, स्टालिन जो है केजरीवाल की तरह जैसे डील कर रहे थे वैसा नहीं। वो लगातार इस मुद्दे पर बार बार जो इस तरह की परेशानियां आई हैं, आज की बात नहीं है ना। आज जब वो उसको बहस में ला रहे हैं कि अब जो है बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, हमारे पास संघ सूची है, राज्य सूची है, कंकरेंट सूची है, समवर्ती सूची है, लेकिन दोनों का अपना अपना जो है संविधान ने लेकिन डिसाइड उसी में किया वो कि बात कर रहे हैं कि कंकरेंट सूची है, उसमें आप शिक्षा को ले जाएंगे और आप कहेंगे हमारे बच्चों को क्या पढ़ाना है। एनईपी मानने क्या से पढ़ा, इनकार कर दिया। जी, न्यू फॉरेस्ट भी है, एजुकेशन, बिल्कुल। शिक्षा भी है। बिल्कुल। जी, नहीं, लेकिन ये भी है कि मतलब वो कंकरेंट, सॉरी, जो संघ सूची है वो टिल्टेड है, मतलब कि वो थोड़ा सा पावर बैलेंस जो है वो स्टेट की तरफ नहीं है। पावर बैलेंस जो है वो उसकी तरफ, केंद्र की तरफ में सेंटर है। की तरफ, इसीलिए तो वो हाँ, कह रहे हैं कि आप हटाइए, शिक्षा आपके यहाँ क्यों होना चाहिए, हमारे बच्चों हाँ, को कौन पढ़ाए, हमारा बच्चा कौन पढ़ा, भूखा है तो आप तय थोड़ी करेंगे। अब एक जी, बात बताइए, देखिए तेजस्वी यादव ने भी इसी तरीके से 2020 का चुनाव अपने नैरेटिव पे लड़ा। हालांकि उनके नैरेटिव को ही अब क्या कहें, उसकी कथा ही अलग है। हर तरफ से छिन्न भिन्न करने, या अभी भी कहिए कि वो नैरेटिव ही चल रहा है, नौकरी दो, पलायन रोको। तो ये तेजस्वी ने किया, लेकिन इसके बाद भी अब ये दिखाई पड़ता है खास करके कि नीतीश कुमार जैसा एक स्टॉलवर्ट नेता, दूसरे तमाम लोग, उत्तर भारत के लोग, भाजपा के रोज रोज और आरएसएस के रोज रोज के एजेंडे को जवाब देने में ही लगे हुए दिखाई पड़ते हैं आपको। मनोरमा, जी, अपना नैरेटिव खड़ा नहीं करना। कैसे देखती हैं इसको? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हर वक्त जो है, और हर वक्त ये भाजपा की सफलता कह सकते हैं कि लगातार जो है अपने मुद्दों पर, जबकि उस वक्त में ही दूसरे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पिछले दिनों जब आप देख लीजिए, जब ट्रंप वाला मसला चल रहा था, तो औरंगजेब वाला मसला को ला करके खड़ा किया गया और उस पर ही बात होने लगी। उसके बाद फिर और दूसरे मसले आते, लेकिन जो भाजपा के द्वारा सेट किया गया कॉमनल और इस तरह के मसले थे, चाहे वो रामनवमी के समय की बात हो और ये सब तमाम चीजें। तो ये है, और लगातार जो है विपक्ष इसको डिफेंड। अब अगर मान लीजिए रामजी लाल सुमन के बयान को देखें, उसके बाद अब अखिलेश यादव के बयान को दिखा रहे हैं, तो मतलब है कि वापस फिर वो भाजपा के फ्रंट में आकर के उसके पिच में आकर के खेल रहे हैं, और वो जो है वो साबित कर रहे हैं कि मतलब हिंदुओं को उनको साबित करना है, या सवर्ण या जो भी उसको साबित करना है कि मतलब वो जो है, या बिल्कुल। करनी सेना वाला जो उनका वोट बैंक है उनको साबित करना है। अब ये साबित करने में बार बार लगना है कि मतलब हम आपके हैं और हम जो है उससे इधर उधर नहीं जा रहे। लेकिन एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव इस तरह से खड़ा करना, जैसे स्टालिन केंद्र में लेकर के आए हैं कि अब इसके रिव्यू की जरूरत है, कंकरेंट लिस्ट में जो चीजें हैं, जो स्टेट का ज्यादा होना चाहिए, स्टेट के जिम्मे होना चाहिए, उसको क्यों रखा गया है। और ये जो है इस पर अब रिव्यू होना चाहिए। राज्यपाल जो है वो किसी विधेयक को कितने दिनों तक रख सकता है, दोनों वहां से पारित होने के बाद से, उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए, बिल्कुल। रिव्यू होना अब चाहिए। देखिए अगर हमारे राष्ट्रपति आउट के, जी, हाँ, राष्ट्रपति के पास जा रहा है तो उसके लौटने की भी एक सीमा होनी चाहिए। ये तमाम चीजें जो है बहस के दायरे में आ रही हैं। तो उन्होंने लाया ये है, और इससे इससे भाजपा और एआईडीएम के दोनों को नुकसान हो रहा है। आउटसाइड नुकसान, पैनलिस्ट का भी हम कमेंट लेंगे, मनोरमा। जी, लेकिन थोड़ा सा बंगाल के बारे में बताइए। देखिए बंगाल में ममता बनर्जी, हमने अपने इंट्रो में भी कहा, अपना नैरेटिव सेट करके सामने आई थी, और उसके बाद सीपीएम जैसी जमी हुई सत्ता को उखाड़ फेंका था। अब वो था नंदीग्राम, और एक माहौल बन गया था। आज आप क्या देख रही हैं बंगाल में ममता बनर्जी के पास इस टर्म में कम से कम कोई अपना एक एजेंडा, अपना नैरेटिव, और उसको रिस्पॉन्ड करती हुई बीजेपी दिखाई पड़ रही है। जी। बंगाल के इश्यूज को लेकर के देखिए, वहां भाजपा को अपनी जमीन बनानी है, और जमीन नहीं बनानी बल्कि मतलब और बेहतर करना है। भाजपा ने वहां पे ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। तो
लगातार जो है टारगेट पे ममता बनर्जी रही है। ममता बनर्जी का अपना जो है इस तरफ में इंडिया गठबंधन के साथ जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा कहिए जो कहिए इस तरह का है, तो ये एक पिछले कुछ समय से तो हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी बहुत ही कॉर्डियल कॉर्डियल क्या कहेंगे, मतलब थोड़ा सा कुछ तनाव का और उसका तो दिखता रहा है। तो ये है इसमें कभी बार बार मतलब ये भी कहा जाता है कि कभी भी भाजपा में जा सकती है या भाजपा के बराबरी मतलब उनसे ज्यादा जो है नैरेटिव का कोई अर्थ नहीं है, सामने अभी मुकाबला आमने सामने है उनका। हाँ मुर्शिदाबाद और दूसरी अन्य चीजों में जिस तरह से बीजेपी खड़ा कर ले जाती है, ममता बनर्जी बीजेपी को इंगेज नहीं कर पा रही है जैसा स्टालिन कर पा रहे हैं, ये मुझे दिखाई पड़ रहा है। जी। नहीं तो ये है, ये ममता बनर्जी के अपने हित हैं वो इस मामले में, और केंद्र के द्वारा उस चीज को बहुत ज्यादा जो है कोई भी इस तरह का, चाहे आप उस बलात्कार वाले मसले पे देखा आपने, उस तरह के कितने मसले अभी हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी को टारगेट किया गया उस वाले मसले पर पूरा जो है देश उबल पड़ा था। निर्भया के बाद अगर किसी और मसले पर पूरा देश इस तरह से एकजुट हुआ था, निर्भया से कम रहा, लेकिन फिर भी उसमें टारगेट वो घटना से ज्यादा टारगेट ममता बनर्जी का शासन था, ममता बनर्जी का रिजीम था। अभी भी ठीक उसी तरह से है। अभी क्या इस तरह के दंगे और इन सब की जो घटनाएं हैं, अब ग्राउंड पर हमने जाकर के देखा नहीं है, ठीक है, उसमें दोनों तरफ से जो है वो बात की जा रही है कि वो भी जो है मुर्शिदाबाद खास तौर पर जो है उस वहां की बात करते हैं, तो दोनों तरफ के लोगों का जो है इन्वॉल्वमेंट दंगों में बताया जा रहा है ये। लेकिन इसको पोर्ट्रे जिस तरह से किया, प्रोजेक्ट जिस तरह से किया जा रहा है, वो जो है वो भाजपा का नैरेटिव ज्यादा है। ममता बनर्जी, हाँ इसमें ये जरूर कहेंगे कि ममता बनर्जी इस मसले को अभी खासतौर पे वक्त इस बिल के बाद जो ये आया है उसको हैंडल करने में नाकाम रही, क्योंकि एक जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होती तो है। किसने कहा कि इस हिसाब से देखिएगा तो कौन कह रहा है कि ममता बनर्जी एक्शन नहीं ले रही है? 2 दिन के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि रेप वाले मामले में भी हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म थे जो कह रहे थे कि ये बीजेपी के एजेंडा है सीबीआई के दायरे में डालना, और कुछ निकला नहीं। आज भी 2 दिन के अंदर आपने सेना भेज दिया, अच्छा है भेज दीजिए, लेकिन ममता बनर्जी बैठी तो नहीं थी। स्टेट पुलिस का फेलियर था कहाँ? वहां घटनाएं घटी हैं, और घटनाएं नागपुर में हुआ, वहां क्यों नहीं एक्शन लिया स्टेट सेंटर? वहां के हाई कोर्ट ने या दूसरे लोगों ने क्यों नहीं कहा कि आप सेंटर भेजो? यानी जहां बीजेपी सरकार, तो यही तो बात है कि आप उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पे घटनाएं हो रही, वहां पे फ्रीज से क्यों? तो ममता बनर्जी है, बंगाल उनके उसमें है, बंगाल का चुनाव भी अब 2026 या 27 में है, उसको वहां पर वो है। और एक ये सेट करना है कि मुस्लिम को लेकर के जो भाजपा का जो नैरेटिव है उनका दंगा करने का ये, और जहां पर वो होंगे वही कंट्रोल होगा, तो ये चीज भी बाकी स्टेट को देना है या पूरे देश को देना है। तो वो एक बंगाल को जो है इसलिए बंगाल के मामले जो है वो ज्यादा उस पे फोकस है या ज्यादा उस पे हमला किया जा रहा है, तो मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी दिखाने की जो है एक वो है इसका हिस्सा है जी। और लेफ्ट लिबरल्स भी मैं देखता हूं कई बार उसके बीजेपी और आरएसएस के नैरेटिव में फंस जाते हैं, ममता बनर्जी पे भी हमलावर होते हैं। खैर, इसके बावजूद स्टालिन की तरह ममता बनर्जी कोई अपना नैरेटिव खड़ा करने में सफल नहीं हो पा रही हैं। हम अब कुछ कमेंट्स लेते हैं, फिर आके एक राउंड का और सवाल लेंगे हमारी ओर से होगा। इधर देखिए नॉर्थ में संजीव जी, नॉर्थ में सबसे सारे नेतृत्व की एक समस्या है कि वो भाजपा के पिच में आकर के वो डिफेंसिव होने लगते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो किसी भी मसले पर आक्रामक होने की जगह या उनकी तरफ उंगली दिखाने की जगह वो उनका मतलब डिफेंस में आते हैं। इसकी गहरी जड़ें मुझे लगता है बिंद के इस पार और बिंद के उस पार, मेरा ये टर्म हमेशा होता है। तो बिंद के इस पार कल्चरली हिंदुत्व को ज्यादा पोसा पाला गया, भाषा में, संस्कृति में, साहित्य में, आंदोलनों में, और बिंद के उस पार जो है महाराष्ट्र से ही शुरू हो जाता है। इसके बावजूद कि तीखा संघर्ष है महाराष्ट्र में, तब भी उतना सफल नहीं हो पाता। तो चूंकि द्रविड़ आंदोलन वहां एक कायदे से वहां सेंट्रल फोकस है, तो इस कारण से सारी पार्टियां वहां द्रविड़ नैरेटिव के भीतर ही काम कर पाती हैं। थोड़ा सा ये भी फर्क है ना, थोड़ा सा ये भी फर्क है कि तमिलनाडु में डर नहीं है भाजपा का किसी भी तरह से, क्योंकि अभी मतलब धीरे धीरे करके घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी आने वाले समय में भी इतना बड़ा फोर्स नहीं बन सकती कि वहां पॉलिटिकल पावर में आ जाए। एआईडीएमके के साथ ये अपने आप में एक सवाल है कि आपने यहाँ बन गया और वहां
खैर कुछ कमेंट्स हम लेते हैं और फिर अपना एक सवाल आपको लेकिन देंगे। बंगाल में ममता बनर्जी को ये है कि क्योंकि जो बंगाल की जनता है उनका भाजपा की तरफ में वो हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, ऐसे नहीं उनको 17 उसकी सीट वजह है उसका मिल नवजागरण के दौर में, मैं तो वही कह रहा हूँ, ये हाँ, पूरी जमीन जो है वो इसी तरह से बनी है। बनी है। सिग्निफिकेंट आबादी का भी मामला है, लेकिन मुस्लिम हिंदू आबादी और उसमें अदरनेस की फीलिंग को पैदा करके आप ये खेल करने में बीजेपी सफल होती है। लेकिन एक दूसरा प्रसंग भी है कि जहां प्रोग्रेसिव फीचर है हिंदू फोल्ड में, वहीं लगातार भाजपा आरएसएस के नैरेटिव के आसपास के काम भी यहाँ होते रहे हैं। एक कह रहे हैं, देखिए पता नहीं क्या हुआ है उन्हें, पटेल जी को बताइएगा। वो कह रहे हैं ब्लड टेस्टिंग के लिए, हमारे रेगुलर साथी हैं, आउटसाइड पैनलिस्ट हैं। अब कुछ सवाल जो हमारे आउटसाइड उनका कहना है कि दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय आंदोलन और धर्मनिरपेक्षता की मजबूत परंपरा रही है। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन और केरल में वामपंथी विचारधारा ने समावेशी को बढ़ावा दिया। बिल्कुल, बल्कि वहां तो और भी, केरल में तो इनका नारायण गुरु का भी अपना, और वो जो जाति समूह है आइजवा ना, नारायण गुरु का जी, तो वो भी वहां जाति का भी आंदोलन। वहां दक्षिण भारत में जातिगत समीकरण जटिल है और बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा सभी जातियों को एकजुट करने में असफल रहा। बिल्कुल, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तमिलनाडु और ये कह रहे हैं कल्चर का भी, यहाँ रिलीजन अलग है, कल्चर जो है वो एक है, तो ये जो है, और वो नॉर्थ का कल्चर अलग है। तो चाहे आप साउथ में आते हैं तो एक मछुआरा जो ईसाई हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सांस्कृतिक रूप से उसमें समानता है, भाषा से लेकर खान पान से लेकर तमाम चीजों में, जो कि मतलब हाँ, जो कि एक उनको एक करता है। यहाँ पे वो फर्क जो है, और आप जान ही रहे हैं कि सामाजिक न्याय ये नहीं है कि जाति और ये सब नहीं है। आप तमिलनाडु में ढेर सारा जो है ऑनर किलिंग के मामले हैं, जाति वाले मामले, बल्कि आज की भी एक खबर है, 8 साल आज की भी एक खबर है, मैं सुबह देख रही हूँ। तमिलनाडु और केरल में दलित और ओबीसी समुदाय क्षेत्रीय दलों के साथ अधिक जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों को प्राथमिकता, हाँ, ये है कि मतलब कि ज्यादा हिस्सा उनका है, बिल्कुल ज्यादा संख्या उनकी है। ये मान बहादुर यादव हैं, वो कह रहे हैं कि अपने दूसरे इंजन को अपना एक नैरेटिव पकड़ाकर आदेश करती है कि बस इसी को चलाते रहना है, जब तक कि दूसरे का आदेश ना आ जाए। आप अपने से तो कुछ रख ही नहीं सकते। हाँ, ये कुछ हद तक है, लेकिन ये भाई यही इसी बात को कर रहे हैं कि आखिर स्टालिन जो है, नहीं मनोरमा, इस पर कोई टिप्पणी आप करना चाहें? नहीं, बिल्कुल, अब मतलब लगातार जो है अभी या ये कह सकते कि भाजपा ने इस कदर हिंदुत्वकरण किया है कि अभी जनता को उससे निकालने में बहुत मेहनत करने, उसमें अगर आप निकालने की कोशिश लॉजिकल कोई बात करते हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ये डर है कि कहीं वो हमेशा के लिए उन्हें खो ना दे। तो ये जो चीज है ना, वो इसलिए भाजपा के मुकाबले में हिंदू दिखना चाहते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए औरंगजेब वाला मसला आया तो उसको लेकर के भी डिफेंसिव होने लगते हैं। वो अखिलेश यादव ने जैसे अपने पार्टी के नेता का बचाव किया, लेकिन निष्कासित किए जाने के लिए बचाव किया, उस मामले पे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वहां का एक भी बल्कि मनोरमा, उनको तो चाहिए था सच में, जो लोग कह रहे हैं कि डिंपल यादव से ये बात कहवानी चाहिए थी, तो डिंपल यादव से कहवाते तो ज्यादा अच्छी बात होती। वो राजपूत समाज से आती भी हैं, जाति से आती भी हैं, तो कुछ बातें तो दरअसल आत्मविश्वास की कमी उत्तर भारत के दलों में ज्यादा दिखाई पड़ती है। इसीलिए नीतीश जी जैसा नेता, नीतीश आज जो हालत है, उनके मानसिक हालत है, वो बड़ी वजह है। आत्मविश्वास होता उनमें तो शायद वो ज्यादा बड़ा कुछ ये कर पाते। आप इस कैरेक्टर के फर्क को आप चंद्रबाबू नायडू में भी देख सकते हैं। ठीक है, वो भाजपा, लेकिन आप देखिए बार्गेनिंग पोजीशन में है ना, वो फिर वो ऐसा नहीं कर रहे, अपने स्टेट के लिए केंद्र से बार्गेन कर रहे हैं वो, तो वो भले भाजपा के साथ है, एनडीए में शामिल है, और बहुत सारे जैसे वक्फ बोर्ड के मामले में हुआ, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आगे चल करके, अगर वो कोर्स करेक्शन नहीं करते हैं। वो कोर्स उनके पास, देखिए उनके लैंड सब्जेक्ट जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, दिल्ली उल्ली को छोड़ करके, तो वैसे में वो उसको संभाल लेंगे, मुझे लगता है। वो टाइम है, 4 साल का टाइम है, उन्हीं को सब करना है, डीएम उनके होंगे, तमाम चीजें। तो जो गुस्सा हुआ है मुसलमानों का भी वहां, वो धीरे धीरे मुझे लगता है कम पड़ेगा, उनके पास अवसर है।
नीतीश जी के लेकिन फिर भी आप नीतीश कुमार जैसा उनको नहीं देख रहे हैं ना, आप उनको देख रहे हैं कि वहां पे अगर वो है तो बार्गेनिंग के लिए है, वो बेटर बार्गेनिंग कर रहे हैं अपने स्टेट बेटर बार्गेनिंग कर पा रहे। नीतीश जी पूरा सरेंडर करते हुए यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। करण बिहार कह को रहे हैं कि हिंदू और तो एज मुसलमान, प्रॉमिस्ड कुछ मिला भी नहीं। आपने डबल इंजन की सरकार बनाने की तरफ जो किया, तो एज प्रॉमिस्ड जो था कि आपको विशेष आर्थिक पैकेज मिलेगा और तमाम, कुछ भी नहीं मिला बिहार को तो। बिल्कुल। अब देखिए, करण कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों में एकता लाना दूर की बात है, क्योंकि दोनों धर्मों में अनगिनत फासला, ये धर्मों का अपना है। और वो दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि द्रविड़ और आर्यों उसमें जो है वो भी नहीं, एक साथ ऐसा नहीं रहना। होता, नहीं तो साउथ से पलायन हुआ होता पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान साउथ के मुसलमान नहीं गए, बिल्कुल। वो यही कहीं रहे, भी भारत, वो यही रहे। उत्तर भारत के बड़े पैमाने पे पसमानदा कहाँ गए? वो तो साथ ही रहे। अब तो उस बल्कि पसमानदाओं ने तो एक बड़ा आंदोलन किया भारत के पक्ष में, पाकिस्तान के खिलाफ। 40,000 लोगों को लेकर के इंडिया गेट पे पहुंच जाना अब्दुल कयूम अंसारी द्वारा, ये छोटी बात तो थी नहीं। भाजपा के मुद्दे पर विपक्ष को बोलने और सोचने को मजबूर होने में मीडिया का प्रभाव है, इनके पास मुद्दे का अभाव है। बहुत हद तक ये नंदलाल जी ये है। और उसका उसकी कहानी में क्या जाए, क्या रिश्ता है केपी माने डीएलएफ का और इंडिया टुडे ग्रुप का, आज तक ग्रुप का, और कुछ अपने प्रिय लोगों का भी है। प्रिय लोगों का आज नाम नहीं लेंगे, लेकिन नहीं तो एक ही आज बड़ा अच्छी अच्छी टिप्पणी कर रहे हैं, नाराज हो जाएंगे। और वो कॉकस कितना बड़ा होता है कि सब कुछ ईडी सीबीआई सब घूमते फिरते, कुछ होना जाना है नहीं। जब जब चुनाव आता है तो रॉबर्ट वाड्रा पे ईडी सीबीआई चला जाता है। तो ये एक खास प्रसंग है। अब एक बात बताइए मनोज, एक सीधा नैरेटिव तो कम से कम कांग्रेस के पिटारे में है और उसके पास ताकत भी है। सेकंड नंबर पे नैरेटिव रचना में कोई सक्षम हो रहा है तो वो कांग्रेस हो रही है। संविधान वाले मुद्दे पे इस बीजेपी को रिस्पॉन्ड करना पड़ा। अब चूंकि लंबे दौर तक चीजें हो गई तो उसने खेल कर लिया कुछ कुछ। वैसे ही दलितों के मुद्दे पे कांग्रेस को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, सॉरी बीजेपी को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। तो कोई बड़ा आंदोलन आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन एक आंदोलन खड़ा कर दें। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा इस बार गुजरात में फिर से रिपीट हुआ और इसके पहले वहां भी था, ऐसे मुद्दों को इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के यदि खड़ा किया जाएगा तो क्या बीजेपी यहां हांफने नहीं लगेगी? ये कहते हुए कि आप लागू करिए का आंदोलन नहीं है, हम आएंगे तो लागू करेंगे, ये वाला जो मसला है उस क्या आप देखती हैं? क्या इंडिया गठबंधन फेल हो रहा है ऐसे इस तरह से एक बड़े नैरेटिव रचना में? जी, मैंने कहा ना कि ये मुख्य तौर पे जो है ये राजनीति अभी मतलब उस तरफ में है कि पहले पावर हासिल किया जाए, उसके बाद जो है, क्योंकि अभी मुकाबला करने को लेकर शायद आत्मविश्वास की कमी, ऐसा कोई भी आंदोलन हम नहीं खड़ा होता हुआ देख रहे हैं। 2 आंदोलन इस दौरान में हमने देखे, जो जनता का आंदोलन था, चाहे वो सीए एनआरसी का हो या किसान आंदोलन हो, पॉलिटिकल पार्टी ने ये आंदोलन नहीं किया था। तो हम लोग ये भी मतलब देख रहे हैं कि मतलब ये इस दौर में जनता जो है जिस भी चीज को लेकर के तमाम स्टूडेंट्स के जितने मसले रहे, किस पार्टी ने उसको मतलब किसी पार्टी ने उसको शुरू किया हो और स्टूडेंट्स उसके पीछे आए हो, ने स्टूडेंट्स शुरू कर रहे हैं। और वो फिर देखिए वो उस तरह से नहीं, उनके साथ दिक्कत है तो वो बहुत बड़ा चीज नहीं बन पा रहा है, लेकिन हर जगह से जो इस तरह की जो, या कहीं युवाओं के बेरोजगारी के मसले को लेकर के देख लीजिए, या तमाम जो छोटे छोटे इसके साथ भी, तो पॉलिटिकल पार्टीज आपको नजर नहीं आ रही है। तो ये अपने आप में इस दौर पर टिप्पणी करता है, ये जो ट्रेंड है टिप्पणी करता है कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से मुद्दों को लेकर के इन सब को लेकर के एक किस्म के डर में है। डर है उनका जो बल्कि अभी तो थोड़ा सा ठीक हुआ है, सभी ने अपना परफॉर्मेंस को बेहतर किया, बीजेपी डाउन हुई है। तो ये चीजें अब इसमें वो अब यहाँ इस पॉइंट पर आकर के उनको लग रहा है कि कहीं लूज किया तो और लूज ना हो जाए, फिर से वो पहले की पोजीशन में ना आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये एक डर है, ये डर जो है उस डर ने ही किसी आंदोलन को खड़ा करने को भी, आप खुद ही ईवीएम जैसे मसले पर देख लीजिए जिस पे इतनी बात होती है, लेकिन इनका कोई आंदोलन तो नहीं हो रहा ना, कोई भी सड़क पे नहीं आया कभी भी उसको लेकर के। भले ही राहुल गांधी के जो बयान आते रहे हो या अखिलेश यादव उसका विरोध करते रहे हो, लेकिन स्वीकार सब करते हैं, स्वीकार सब करते हैं। उस पे एक कोई तय फॉर्मूले पे अभी ये लोग नहीं आ पाए हैं। ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो रहा है,
कि हाँ वीवीपैट से ठीक हो जाएगा, कि वोटर लिस्ट बढ़ाया जा रहा है। इस पे एक तय फॉर्मूले के साथ न ये लोग आए हैं, न उतनी आक्रामकता। बस हो क्या रहा है कि इवेंट ओरिएंटेड दिल्ली वगैरह में। लेकिन एक बात जो मैं देख रहा हूं, खैर हम लोग तो हमेशा बात करते ही रहते हैं, लेकिन एक बात कि नेता में कोई आत्मविश्वास हो तो वो स्टालिन पैदा होता है लगातार। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का प्रभाव, बीजेपी लगातार पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है तमिलनाडु में। और आज ये एआईडीएमके से समझौता भी हो गया, तो एआईडीएमके से जैसे ही समझौता हुआ, ये वाला मुद्दा छेड़ दिया ऑटोनॉमी का, जो कि एआईडीएमके का भी अपना कोर मुद्दा था। तो आत्मविश्वास में जब नेता होता है तो फ्रंट फुट पे खेलता है, और आत्मविश्वास लूज करता है तो नीतीश कुमार हो जाता है, लेकिन सरेंडर यहाँ हो पे जाता थोड़ा है कि है। आत्मविश्वास भी जनता देती है ना। ये जनता से मिला हुआ भरोसा और वो समर्थन है जो आपको पता जनता है कि यही राजनीति यहाँ पे चलेगी। यही राजनीति जो है हमारे यहाँ जनता का जिस तरह से रेडिकलाइजेशन हुआ है, जिस तरह से उसमें इसमें लग नहीं रहा कि अगर आप तुलसीदास ने एक दोहा बोला, किसी बिल्कुल एक इसके मंत्री ने अगर कह दिया, उस दोहे का वो समझा दिया, तो उसके बाद से सारे लोग जो है उसके मंत्री के पीछे वो जाकर के नहीं देख रहे हैं कि ऐसा हाँ, टेक्स्ट बल्कि अवेलेबल है। बिल्कुल, जब उन्होंने रामचरितमानस वाला प्रसंग छेड़ा था चंद्रशेखर जी ने, तो आप देखिए कि किस तरह से लोग बैकफुट पे, आरजेडी ही बैकफुट पे आ गई थी। आरजेडी बल्कि के ही मैं कुछ लोगों ने अलग अलग बयान देने शुरू कर दिए अलग थे। अलग बयान दिया, बिल्कुल, कि तो ये है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं इस तरह का। हाँ, मुझे मतलब कि लेकिन फिर भी एक बात है कि बीजेपी ने जहां मुद्दा खड़ा कर रखा है, उसको, उस पर कोई समझौता लालू प्रसाद ने आज तक नहीं किया। जब उनका बिल्कुल दौर था तो उस दौर में, और वो दौर ही अलग था, मंडल के दौर का प्रभाव भी था, तो वो नैरेटिव वार में आगे थे। फिर वो पीछे उनके ऊपर जंगल राज आदि इत्यादि हुआ, उसको रिस्पॉन्ड करने लगे। 2015 में फिर से लालू प्रसाद जी का नैरेटिव ही चला और बीजेपी धूल धूसरित हो गई। 2020 में तेजस्वी यादव का चला, लेकिन थोड़े से माइनर खेल में वो पीछे हट गए। अब 2025 में क्या होता है मनोरमा, वो देखने लायक होगा। हाँ, बल्कि आपने सही ध्यान दिलाया कि अगर नॉर्थ में हम पिछले कुछ दशक में अगर सबसे मजबूत किसी नेता का जो कि अपने स्टैंड के कारण जाना जाएगा, इतिहास उस लिखेगा न्याय, मनमोहन सिंह ने ये लाइन कहा था, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर भी ये लागू होता है। लालू प्रसाद, इतिहास उनके साथ न्याय करेगा। जिस तरह से कभी भी मतलब सवर्ण जो वेनेडेटा है या सवर्ण एक तरह का जो लालू यादव सबसे ज्यादा उसके शिकार रहे हैं। अभी भी देखिए, अभी उनके बीमार पड़ने पे जिस तरह से इतिहास उनके साथ न्याय करेगा। हमारे न्याय कार्यक्रम में करेगा। लालू जी ने कहा था कि जो है, हम धूसरित लोगों का इतिहास भी कभी लिखा जाएगा, और लिखा जा रहा है। हालांकि वो हमारी प्रशंसा में भी कह रहे थे कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कॉस्मोस माइंड कह रहा है कि अगर नेता आत्मविश्वासी, आत्मसंकल्पित है तो जनता उसके पीछे खड़ी हो जाती है। हाँ, बाकी दूसरा तो बिल्कुल हम लोग भी यही कह रहे हैं ना कि आप कोई मजबूती से उस नैरेटिव को काटने वाला नैरेटिव लेकर नहीं आ रहे। सब डरे हुए हैं, डरे हुए कि कहीं हमारा वोट ना, ये जो मिला है इतना समर्थन, वो भी खत्म ना हो जाए। इसलिए कोई उसके सामने जो सही बात रखनी है वो बात कोई नहीं रख रहा है। आप उसके बस आप एक ढुलमुल सा बयान दे रहे हैं, बचने बचाने वाला। आप हिंदू भी होना चाहते हैं, आप सेकुलर भी होना चाहते हैं, दोनों एक साथ होना चाहते हैं, हिंदू भी दिखना चाहते, जबकि आपका काम था कि आप उस चीज को इस बारे में जो है एक सही दृष्टिकोण, जो संविधान का दृष्टिकोण है, उसको रखने की जरूरत थी। तो ये चीजें है जो कि मतलब लगातार कंफ्यूजन भी पैदा कर रहा है। जो लोग साथ भी आना चाहते हैं वो फिर इन सब चीजों पर वो कंफ्यूज होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा, आपने समय निकाला। आपका 9 बजे का जो रिवर्स टॉक शो है वो तो है ही है। आज हम लोग बात कर रहे हैं। काफी सारे कमेंट्स जो आते हैं आउटसाइड पैनलिस्ट के, उनसे भी डायलॉग के लिए बहुत जल्द हम लोग 4 बजे के आसपास एक प्रोग्राम जल्द शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम खबरों का एक राउंड अप बात करेंगे। आज जो हमने बात करने की कोशिश की, कंट्रास्ट खड़ा करने की कोशिश की, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत में नैरेटिव का एक नेता के हाथ में होना, उत्तर भारत में ये स्थिति होना। स्टालिन को देखता हूं, नीतीश जी को देखता हूं तो दुख से भर जाता हूं। स्टालिन के प्रति आदर और नीतीश जी के प्रति दुख, असम्मान नहीं होता है। तो वो एक, इसलिए आज हमने ये बात की। कभी हम लोग अक्सर नेता किधर गए, कौन जाएगा, इस पर तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन ये बेहद जरूरी बात थी
कल फिर मिलते हैं 11:10 पर किसी और विषय के साथ। 9 बजे तो मिलिएगा ही मिलिएगा रिवर्स टॉक प्रोग्राम में। मनोरमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे, टैक्स मैक्स आप थोड़ा लेट से आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग, पंकज वर्मा, राठौर, AK, करण साहब, जितने लोग, कॉस्मोस माइंड, आप सबका भी, और जो नाम छूट रहा है आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।